स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा क्रिया को कंप्लीट किया था और क्रिया के पहले पार्ट को कंप्लीट किया था, जहां पर हम लोगों ने कर्म के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण करा था। आज हम बचे हुए दो भागों पर भी चर्चा करने वाले हैं, जिनमें से एक था काल के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण और बेटा दूसरा था संरचना या फिर रचना के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा काल के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। जैसा कि आपको लिखा दिख रहा होगा, काल के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। काल के आधार पर हम लोगों ने बेटा क्रिया को तीन भागों में विभाजित किया था। सबसे पहला होगा बेटा वर्तमान कालिक क्रिया, दूसरा होगा बेटा भूतकालिक क्रिया और तीसरा क्या होगा भविष्यकालिक क्रिया। तो काल के आधार पर क्रिया के कितने भाग थे? तीन भाग थे। पहला था वर्तमान कालिक, दूसरा है भूतकालिक और तीसरा क्या है भविष्यकालिक। अब एक एक करके हम लोग इनको पढ़ने वाले हैं कि वर्तमान कालिक क्रिया किसे कहेंगे। वर्तमान कालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया बेटा क्रिया के जिस स्वरूप से किसी कार्य का वर्तमान समय में होना स्पष्ट हो, ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? वर्तमान कालिक क्रिया। क्रिया के जिस स्वरूप से किसी कार्य का वर्तमान समय में वर्तमान समय में होने की बात स्पष्ट हो, ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं बेटा? वर्तमान कालिक क्रिया। मतलब क्रिया के ऐसे स्वरूप से किसी कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए, ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? वर्तमान कालिक। अगर इसके उदाहरण को देखें बेटा हम, तो राम खाना खा रहा है। राम खाना खा रहा है। मतलब क्रिया के बारे में वर्तमान समय में हमको जानकारी मिल रही है कि अभी भी क्रिया चल रही है, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? वर्तमान कालिक क्रिया। तो वर्तमान कालिक क्रिया क्या होती है बेटा? क्रिया के जिस स्वरूप से किसी कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए, इस बात की स्पष्टता मिले कि क्रिया वर्तमान समय में मतलब अभी भी चल रही है या अभी भी हो रही है या अभी हुई है, ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? वर्तमान कालिक क्रिया। बहुत आसान सा भेद है, 100% समझ में आएगा। दूसरा आएगा भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया तो जैसा वर्तमान कालिक था, क्रिया के जिस स्वरूप से किसी कार्य का बीते हुए समय में क्रिया के जिस स्वरूप से किसी कार्य का बीते हुए समय में होने की स्पष्टता सिद्ध हो, ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं बेटा? भूतकालिक क्रिया कहते हैं। क्रिया के जिस स्वरूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में होने की स्पष्टता हो या फिर बेटा कह सकते हैं जानकारी मिले। क्या मिले बेटा? जानकारी मिले। तो क्रिया के ऐसे स्वरूप को हम लोग भूतकालिक क्रिया के रूप में पढ़ते हैं। तो मतलब क्या है बेटा? मतलब क्रिया के बीते हुए समय में होने की जानकारी प्राप्त होगी तो क्रिया हो जाएगी भूतकालिक, और क्रिया के वर्तमान समय में होने की जानकारी मिलेगी तो क्रिया हो जाएगी वर्तमान कालिक। अब जैसे कोई भी कार्य बीते हुए समय में हुआ है तो वो इसी के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था।
तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर था लगा है और था आप जानते हैं बीते हुए समय की जानकारी देता है और बीता हुआ समय 15 अगस्त 1947 पीछे निकल चुका है। तो जब भी क्रिया हमको बीते हुए समय की जानकारी दे कि कार्य बीते हुए समय में संपूर्ण हुआ है, संपन्न हुआ है, पूरा हुआ है, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है बेटा? भूतकालिक। ठीक उसी प्रकार भविष्यकालिक भी क्रिया देखेंगे। भविष्य कालिक क्रिया, और वही बेटा भविष्यकालिक क्रिया का भी अर्थ वही होता है जैसा कि पीछे हम लोगों ने देखा कि क्रिया भविष्य में होने की जानकारी मिलेगी हमको कि क्रिया आने वाले समय में होने वाली है। क्रिया के जिस स्वरूप से, क्रिया के जिस स्वरूप से किसी कार्य का आने वाले समय में पूर्ण होने की स्पष्टता सिद्ध हो, ऐसी क्रिया क्या कहलाती है बेटा? भविष्यकालिक। मतलब क्रिया आने वाले समय में होगी, तो ऐसे क्रिया के भेद को क्या कहेंगे? भविष्यकालिक। अगर इसके उदाहरण पर चर्चा करें, जैसे सीता कल विद्यालय जाएगी, सीता कल विद्यालय जाएगी। तो आपको यहाँ पर कल मतलब आने वाले समय में विद्यालय जाने की क्रिया को संपन्न करेगी, तो बेटा ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? भविष्यकालिक क्रिया। तो हम लोगों ने काल के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण 3 भागों में किया। जब क्रिया के वर्तमान समय में होने की पुष्टि हो तो वर्तमान कालिक क्रिया, जब क्रिया के बीते हुए समय में होने की पुष्टि हो तो भूतकालिक क्रिया, जब क्रिया के आगे आने वाले समय में होने की पुष्टि हो तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है बेटा? भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। तो ये हमारा दूसरा भेद भी खत्म हो गया, जिसमें हम लोगों ने काल के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण देखा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संरचना और रचना के आधार पर, जो कि आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पेपर में आपको इससे प्रश्न देखने को 100% मिलेगा ही मिलेगा। और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन होती हैं कि भैया इनमें बेसिक अंतर क्या होता है, सामान्य अंतर क्या होता है, हम कैसे पहचाने। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखेंगे और बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ाई करेंगे और फिर आप देखेंगे कि आप आसानी से इन सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा, संरचना या फिर रचना के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। संरचना के आधार पर आपके सामने 12 प्रकार लिखे हुए हैं, इन 12 प्रकारों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली आएगी बेटा सामान्य क्रिया, दूसरा आएगा संयुक्त क्रिया, तीसरा आएगा बेटा नाम धातु, चौथा होगा नाम बोधक क्रिया, पांचवा होगा बेटा प्रेरणार्थक क्रिया, छठा होगा पूर्वकालिक क्रिया, सातवां हम लोग पढ़ेंगे कृदंत क्रिया, आठवां बेटा हम लोग पढ़ेंगे अपूर्व क्रिया, फिर पढ़ेंगे सजातीय क्रिया, फिर पढ़ेंगे बेटा मिश्र क्रिया, फिर पढ़ेंगे अनुकरणात्मक क्रिया और अंतिम रूप में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? सहायक क्रिया। तो ये क्रिया के हम लोग 12 स्वरूपों पर चर्चा करने वाले हैं एक एक करके। चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि आपको लिखा दिख रहा है, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है संरचना या फिर रचना के आधार पर क्रिया में सामान्य क्रिया। क्या है बेटा? सामान्य क्रिया क्या होती है? जब क्रिया वाक्य में एक ही प्रयोग किया जाता है, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? सामान्य क्रिया। मतलब वाक्य होगा, वाक्य में क्रिया होगी और क्रिया केवल कितनी होगी? एक। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? सामान्य क्रिया। जैसे मोहन पढ़ता है, तो यहाँ पर पढ़ना बेटा क्रिया हो गई और पूरे वाक्य में कितनी क्रिया है? केवल एक क्रिया है। जैसे सीता खेलती है, तो यहाँ पर खेलना क्रिया हो गई, तो सीता केवल एक काम करती है खेलने का। तो वाक्य में अगर आपको कभी भी एक क्रिया दिख जाए तो आप आंख बंद करके कह देंगे कि भैया ऐसी क्रिया क्या है? सामान्य क्रिया। तो सामान्य क्रिया समझ में आ गई। जब किसी वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग हो तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? सामान्य क्रिया कहलाती है। अगला है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है? जो क्रियाएं दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी होती हैं क्या कहलाती हैं? संयुक्त क्रिया कहलाती है। अभी तक एक क्रिया थी, अब
दो धातुओं से मिलकर बनी होगी, मतलब दो क्रियाओं का समावेश होगा, दो क्रियाओं का योग होगा, ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया। जैसे सीता ने पुस्तक पढ़ ली है, तो बेटा अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बेटा पढ़ना एक प्रकार की क्रिया हो गई, और ली बेटा ये दूसरी क्रिया हो गई। जैसे ली दूसरी क्रिया कैसे? जैसे लेना, लेना से ली बना है, लेना से क्या बना है? ली। जैसे हमने पुस्तक पढ़ ली, ली, हमने गाड़ी खरीद ली, तो खरीदना भी एक क्रिया हो गया और लेना भी क्या हो गया? एक क्रिया। पर ये जो लेना है ये अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं आया, पूरी तरीके से लेना नहीं लिखा हुआ है, पूरी तरीके से देना नहीं लिखा हुआ है। तो इसका जो छोटा फॉर्म है, जो इसका निम्नतम रूप है, वो है बेटा धातु। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो पढ़ना भी यहाँ पर एक क्रिया है और लेना भी क्या है बेटा? क्रिया। तो वाक्य में देखेंगे आप दो या दो से अधिक क्रियाएं जब भी आपको देखने को मिलेंगी, कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया। उदाहरण, मोहन खेलने लगा, तो खेलना भी अपने आप में एक क्रिया है और लगना भी अपने आप में क्या है बेटा? एक क्रिया। जैसे चोट लगना, तो लगा यहाँ पर, तो यहाँ पर खेलना तो पूर्ण स्वरूप में आया है, पर ये जो लगा है ये अल्प स्वरूप में आया है, जिसे हम लोगों ने धातु की संज्ञा दी है। अगला, मुझे आने जाने दो। देखिए वाक्य में दो क्रियाएं आपको दिख रही हैं, एक आने की और दूसरी जाने की। तो जब भी कभी आपको वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं दिख जाएंगी, आप तुरंत कह देंगे कि भैया वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया गया है? संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया गया है। अगला, प्रकाश को भूख लगने लगी, तो बेटा लगना एक प्रकार की क्रिया हो गया और लगी भी दूसरे प्रकार की क्रिया हो गया। तो देखेंगे वाक्य में जब आपको एक से अधिक क्रियाएं देखने को मिलेंगी तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया। तो पहली सामान्य क्रिया, जब वाक्य में केवल एक क्रिया हो तो ऐसी क्रिया को सामान्य क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं हो या फिर एक से अधिक संयुक्ताक्षरों के रूप में प्रयोग की जा रही हो तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं बेटा? संयुक्त क्रिया कहलाती है। तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी का पार्ट है, संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? 11। पेपर में 100% आएगा कि संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा भैया 11 भेद होते हैं। कौन कौन से 11 भेद होते हैं? सबसे पहला आएगा बेटा आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। कौन सा आएगा बेटा? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। दूसरा आएगा बेटा समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। तीसरा आएगा अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। चौथा आएगा अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। पांचवा आएगा आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। बेटा छठा देखने को मिलेगा निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। सातवां आपको देखने को मिलेगा नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। आठवां आपको देखने को मिलेगा अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। नवां होगा बेटा इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। 10वां होगा बेटा शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया और 11वां क्या होगा बेटा? पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया। तो सबसे पहले संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं होंगी तो ऐसी क्रियाओं को संयुक्त क्रिया की संज्ञा दी जाएगी। और संयुक्त क्रिया कितने प्रकार की होती है? 11 प्रकार की होती है। या संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं क्या लिखा है, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। आरंभ का मतलब शुरुआत करना, आरंभ का मतलब शुरुआत करना। जब भी कभी किसी क्रिया की शुरुआत करी जाएगी और वो संयुक्त रूप में आ रही होगी तो ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। उदाहरण देखते हैं, मोर नाचना, नाचना पहली क्रिया और लगे ये दूसरी क्रिया। तो जब दो क्रियाएं आपस में मिले रूप में आएंगी तो ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी? संयुक्त क्रिया। अब देखिए मोर नाचने की शुरुआत हुई है तो संयुक्त क्रिया तो हो गई है और क्रिया अभी अभी चालू हुई है। तो जब क्रिया अभी अभी चालू होती है तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। दूसरा, वह चलने लगा, तो पहला बेटा चलना हो गया, दूसरा लगा हो गया। तो आप देखिए क्रिया अभी अभी चालू हुई है तो ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। दूसरा है बेटा समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। कौन सी है बेटा? समाप्ति बोधक, मतलब क्रिया समाप्त हो चुकी होगी। जैसे सीता खाना खा, खा भी बेटा एक प्रकार की क्रिया है और उसके साथ क्या है बेटा? चुकी है। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया गया है क्योंकि कार्य के समाप्त होने की ओर इशारा किया जा रहा है। दूसरा, बच्चे सो चुके हैं, सो पहला हो गया और चुके हैं बेटा देखा दूसरी संयुक्त क्रिया हो गई। तो आप ध्यान से देखेंगे वाक्य में दो क्रियाएं हैं और वाक्य के अर्थ से ये स्पष्ट हो रहा है कि कार्य पूर्ण हो चुका है, इस वजह से समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत ये पढ़ा जाएगा। तीसरा है बेटा अनुमति बोधक, मतलब परमिशन लेंगे। जैसे मुझे पढ़ने दो, पहला पढ़ने और दूसरा क्या है बेटा? दो है। तो पढ़ने की परमिशन मांगी जा रही है
इसी वजह से क्या कह गया, अनुमति बोधक, अनुमति दे दे, परमिशन दे दे कार्य करने की। आप खाना खा लो, ये इस प्रकार का भी होगा, आपसे कहा जाएगा कि आप खाना खा लो, तो बेटा यहाँ पर खा और दूसरा क्या है बेटा, लो लेना से हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं मिल गई, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रिया के अंतर्गत भी कौन, अनुमति बोधक। अगला है बेटा अवकाश बोधक। जब कोई काम बहुत कठिनाई से होता है, बहुत मुश्किल से होता है, बड़ी परेशानियां आती है, बड़ी समस्याएं आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं, तब हम लोग किस क्रिया के अंतर्गत इसे पढ़ते हैं, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। उदाहरण से समझ में आएगा, मुझे बहुत मुश्किल से समय मिला है, तो आप ध्यान से देखेंगे कठिनाई से काम हो पा रहा है, बहुत ज्यादा व्यस्तता थी, बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर आए हैं, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। अगला है आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। मतलब किसी चीज की आवश्यकता होगी, जैसे तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तुम्हें राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। तो जब भी कभी आपको ऐसा लास्ट में चाहिए मिल जाए, क्या मिल जाए बेटा, चाहिए, तो आप समझ जाना भैया कि ये आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया का ही भेद है। अगला है बेटा निश्चय बोधक। निश्चय बोधक, निश्चय कर लेंगे, दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे और कहेंगे मैं यह करके ही मानूंगा। जैसे मैं आईएएस बनूंगा, दृढ़ संकल्पित हैं, निश्चय कर लिया है। तो जब भी कभी निश्चितता का बोध हो, दृढ़ संकल्पित हो जाएं, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। अगला है बेटा नित्यता बोधक। नित्य का मतलब रोज, नित्य का मतलब क्या होता है, रोज। ऐसी क्रियाएं जो रोज होती हैं, ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं बेटा, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, हवा चल रही है, तो आप देख रहे हैं ऐसी क्रियाएं जो लगातार चलती चली आ रही हैं, रोज हो रही है, ऐसी क्रियाओं को क्या कहेंगे, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। अगला है बेटा अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। मतलब रोज प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा काम जो आप रोज कर रहे हैं, आप रोज कर रहे हैं, ऐसे को हम किसके अंतर्गत रखेंगे, अभ्यास बोधक। जैसे मैं प्रतिदिन वॉलीबॉल खेलता हूँ, प्रतिदिन वॉलीबॉल खेलता हूँ, मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूँ, मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, मैं रोज विद्यालय जाता हूँ। ऐसे कार्य जो मनुष्य की श्रेणी में प्रतिदिन किए जाते हैं, ऐसे कार्यों को हम लोग अभ्यास बोधक के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगला है इच्छा बोधक। इच्छा मतलब मन की भावनाएं होंगी, मन की इच्छाएं होंगी। जैसे मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, इच्छा है, मन की इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं, तो इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, ये भी आपके मन की इच्छा है। तो जब भी कभी इच्छाओं को प्रकट किया जाएगा वाक्य के माध्यम से, तो वो इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। अगला शक्ति बोधक। मतलब अपने अंदर की जो ताकत है उसे पहचानेंगे और सामने वाले को बताएंगे कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये भी कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर वो भी कैपेबिलिटी है। तो जैसे उदाहरण में क्या लिखा है, मैं यह काम कर सकता हूँ, सामने वाले को बताने की ओर इशारा कर रहे हैं कि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं यह काम कर सकता हूँ। और जब भी कभी ऐसी स्थिति आएगी तो ये किस क्रिया के अंतर्गत आएगा, ये आएगा बेटा आपका शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत। अब अंतिम हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा 11वां, जिसे हम लोग कहेंगे पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। पुनरुक्त का मतलब क्या होता है, रिपीटिशन, लगातार बार बार आना। देखिए राज पढ़ना लिखना, पढ़ना के बाद दूसरी क्या लिखा है बेटा, लिखना। मोहन खेलना कूदना। तो बेटा आप ध्यान से देख रहे होंगे क्रिया का लगातार रिपीटिशन होगा, तो इसे हम लोग कहेंगे पुनरुक्त क्रिया। क्या कहेंगे बेटा, पुनरुक्त क्रिया। तो हम लोगों ने संयुक्त क्रिया पढ़ा। संयुक्त क्रिया में हमने बेटा ये देखा कि जब किसी वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं हो तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के कितने भेद थे बेटा, 11 भेदों पर चर्चा करी और यही आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। तो सबसे पहली सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया के बाद दूसरी क्रिया का भेद क्या था बेटा, संयुक्त क्रिया। अब हम लोग तीसरी देखते हैं, नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया है बेटा, नाम धातु क्रिया। बहुत ध्यान से देखेंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से निर्मित क्रियाओं को ही क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया। मतलब जिन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से होता है, ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं, नाम धातु। उदाहरण देखते हैं, जैसे बात, बात है क्या, संज्ञा। और जब बेटा बात से हम लोग नाम धातु क्रिया बनाएंगे तो बनेगा बतियाना। लात से क्या बनेगा, लतियाना। जूते से क्या बनेगा, जूतियाना। बेटा हाथ लिखा है, अगर हाथ एक प्रकार की संज्ञा है तो यहां पर हाथ से बन जाएगा हथियाना। क्या बन जाएगा, हथियाना। मैं बेटा क्या है, सर्वनाम। जैसा कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनेगा,
तो बेटा मैं सर्वनाम है और मैं से क्या बन जाएगी नाम धातु क्रिया मिमियाना। तो अगर आप ध्यान से देखें आना आना लास्ट में जरूर लगेगा। गरम, तो बेटा गरम से क्या बन जाएगा गरमाना। तो हम लोगों ने अगली क्रिया का तीसरा भेद देखा नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या थी? संज्ञा सर्वनाम विशेषण से निर्मित क्रियाएं क्या कहलाती हैं? नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। अब संज्ञा से कौन सा हो गया? जैसे बात से बतियाना, लात से लतियाना, जूते से जुतियाना, ठीक है, हाथ से हथियाना। मैं सर्वनाम हो गया, मैं से मिमियाना, गरम से गरमाना, गरम विशेषण है, विशेषता बताने का कार्य करता है। तो तीसरी हमारी नाम धातु क्रिया भी क्या हो गई बेटा? खत्म। चौथी आएगी बेटा नाम बोधक। क्या है बेटा? नाम बोधक। संज्ञा सर्वनाम के साथ क्रिया जोड़ने से, क्या जोड़ने से बेटा? क्रिया। संज्ञा और सर्वनाम के साथ क्या जोड़ेंगे? क्रिया। और जब क्रियाएं जोड़ेंगे तो ऐसी जो बनने वाली क्रियाएं आएंगी वो क्या कहलाएंगी? नाम बोधक। बेटा बच्चों को इन दोनों में बड़ी कंफ्यूजन होती है, दो दो तीन तीन बार आप जब इसे पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे तब आपकी समस्याएं दूर होने लगेंगी। तो बेटा क्या देखा? संज्ञा सर्वनाम में क्रिया जोड़े, जैसे संज्ञा और विशेषण, संज्ञा और विशेषण, संज्ञा और विशेषण। देखिए जैसे गोली, क्या है बेटा? गोली। यहां सर्वनाम नहीं होगा बेटा, यहां पर विशेषण आप याद रखिएगा, विशेषण, माफी चाहते हैं, यहां पर विशेषण याद रखिएगा बेटा, यहां सर्वनाम नहीं विशेषण होगा। उदाहरण, संज्ञा या विशेषण और उसमें जब क्रिया जोड़ देंगे तो बनने वाली क्रियाएं क्या कहलाएंगी? नाम बोधक क्रियाएं। जैसे गोली, गोली संज्ञा है बेटा, और जब इसमें हमने क्रिया जोड़ी मारना तो बन जाएगा गोली मारना। तो गोली मारना कौन सी क्रिया आ जाएगी? नाम बोधक क्रिया। जैसे आंख, संज्ञा है बेटा, आंख क्या है? संज्ञा है, संज्ञा। जब आंख में हमने क्रिया जोड़ी तो बन जाएगा आंख मारना। फिर तीसरा है बेटा दुखी, दुखी में जब हम लोगों ने क्रिया जोड़ी तो होना जोड़ा तो बन जाएगा दुखी होना। तो प्रश्न आपसे कोई पूछे गोली मारना, आंख मारना, दुखी होना में कौन सी क्रिया है? तो आप ये देखेंगे कि जब भी कभी संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया का प्रयोग किया जाएगा तो बेटा ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी? नाम बोधक क्रिया। क्या कहलाएगी? नाम बोधक। इसमें देखेंगे आप क्रिया आप नहीं पहचान पा रहे हैं, ये संयुक्त रूप में आ गया और यहाँ पर क्रिया आपको अलग स्वरूप में ही दिखेगी, ये बात आप मान लें। तो हमने सबसे पहले सामान्य देखा, फिर संयुक्त देखा, फिर नाम धातु देखा, चौथी कौन सी देखी बेटा? नाम बोधक क्रिया। अगली है बेटा प्रेरणार्थक क्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी है बेटा? प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं का प्रयोग प्रेरणा स्वरूप किया जाता है। कैसे किया जाता है? प्रेरणा स्वरूप, अर्थात कर्ता स्वयं कार्य ना कर कर किसी अन्य से कार्य संपन्न कराता है, ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती है। मतलब प्रेरणार्थक मतलब प्रेरणा देगा, खुद काम नहीं करेगा। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर प्रेरणा देने का काम करता है तो दूसरा व्यक्ति काम करता है जाकर के नहीं। तो जब आप किसी को प्रेरणा दे रहे होंगे तो आप काम नहीं करेंगे, सामने वाला काम करेगा। जैसे आप अपने भाई बहनों से काम कराते होंगे प्रेरणा देकर, तो आप जब स्वयं कार्य ना कर कर किसी दूसरे से कार्य को संपन्न करवाएंगे तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाएंगी? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला होगा प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा होगा द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में बेटा जो प्रत्यय लगेगा उस प्रत्यय का नाम होगा आना। क्या क्या प्रत्यय लगेगा? लास्ट में आना। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो बेटा प्रथम प्रेरणार्थक में प्रत्यय क्या लगेगा? आना। और द्वितीय प्रेरणार्थक में प्रत्यय क्या लगेगा? वाना। प्रथम प्रेरणार्थक में प्रत्यय क्या लगेगा? आना, और द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना। जैसे एक क्रिया लिखी है बेटा, यहां से देखें आप, लिखना। जैसे मैं लिखता हूं, तो ये तो जब क्रिया मैं स्वयं संपन्न कर रहा हूं तब लिखना हो गया। अब हम इसमें आना लगाएंगे, लिखना में आना, तो लिखाना, लिखाना, लिखाना दूसरे से लिखाना। जैसे आपको स्कूल में काम दिया जाता होगा तो आप खुद नहीं लिखते होगे, आप किसी दूसरे से लिखा लेते होगे। तो क्रिया आप खुद नहीं कर रहे हो, दूसरे से करा रहे हो, तो लिख का बन जाएगा लिखाना। और बेटा ये प्रथम प्रेरणार्थक था। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या बन जाएगा? लिखवाना। जैसे मैं खुद काम कर रहा हूं, जब मैं खुद काम कर रहा हूं तो पढ़ना हो गया। क्या हो गया बेटा? पढ़ना। जब मैं क्रिया को स्वयं कर रहा हूं तो मैंने कह दिया पढ़ना, लेकिन ये तो प्रेरणार्थक नहीं है, ये तो मूल क्रिया है। प्रथम प्रेरणार्थक में पढ़ाना, पढ़ाने का मतलब मैं किसी दूसरे को पढ़ा रहा हूं। तो जब दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और दूसरा उससे कुछ सीख रहा है, दूसरा कुछ कर रहा है, पढ़ाना। जब हम पढ़ा रहे हैं तो वो सुन रहा है, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं।
तो बेटा ये प्रेरणार्थक हो गई। हम आपको प्रेरणा देकर काम करवा रहे हैं कि भैया पढ़ो, पढ़ोगे तो पास होगे, नौकरी लगेगी, जिंदगी आसान होगी, और नहीं तो आप देख तो रहे हो दौर कैसा है। तो हमने क्या बताया, जब क्रिया कर्ता स्वयं न कर कर किसी दूसरे से कराए तो प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरे से प्रेरणा देकर तीसरे से कराए तो द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे मैं स्वयं क्रिया करता हूं तो मैं पढ़ता हूं, दूसरे को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाना हो गया, और तीसरा आ जाए तो पढ़वाना, मैं बिटिया को सरजी से पढ़वाना है, मुझे बिटिया को सरजी से पढ़वाना है। तो कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया, 3। बहुत आसान है। अगर ज्यादा कुछ याद ना रहे तो आना लग जाए तो प्रथम प्रेरणार्थक, और वाना लग जाए तो क्या हो गया, द्वितीय प्रेरणार्थक। या फिर जब क्रिया में एक व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट हो तो बेटा मूल क्रिया, 2 व्यक्ति आ जाए तो बेटा प्रथम प्रेरणार्थक, 3 व्यक्ति आ जाए तो बेटा कौन सी, द्वितीय प्रेरणार्थक। आप इस बात से भी याद रख सकते हैं। जैसे लगना, लगाना, लगना और फिर क्या है, लगाना, और फिर लास्ट में वाना लगा मिल जाएगा, लगवाना। फिर बेटा सजना, मुझे सजना है, मुझे सजना है, मैं क्रिया स्वयं कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं, ठीक है। अब मुझे सजाना है, किसी दूसरे को सजाना है, 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया, 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया। तीसरा, मुझे दीदी को ब्यूटी पार्लर वाली से सजवाना है, तो अब कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया, 3। जब क्रिया में एक, मुझे सजना है, मुझे सजना है, तो एक आदमी आ गया, मुझे सजाना है, दूसरे को सजाना होगा, 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया। और 3, मुझे सजवाना है, मुझे अपनी दीदी को ब्यूटी पार्लर वाली से सजवाना है, मुझे अपनी दीदी को ब्यूटी पार्लर वाली से सजवाना है। तो क्रिया में कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, 3। तो जब क्रिया में एक लोग का इन्वॉल्वमेंट हो, एक लोग प्रतिभागी बने आकर, तो मूल क्रिया। जब 2 लोग बन जाए तो प्रथम प्रेरणार्थक, और जब 3 लोग बन जाए तो बेटा द्वितीय प्रेरणार्थक के अंतर्गत आएगा। ये भी ना याद रहे तो आना और वाना से कर लेना, दोनों ही सही। अगला है बेटा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब कर्ता एक क्रिया की समाप्ति कर दूसरी क्रिया आरंभ करता है तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मतलब एक क्रिया को खत्म कर कर तुरंत दूसरी क्रिया को आरंभ करेगा, ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे बच्चे खेलने के लिए जिद कर रहे थे तो माता जी ने कहा पढ़ोगे फिर जाओगे, तो मोहन था अभी पढ़कर कंप्लीट ही हुआ है काम स्कूल का और तुरंत भाग गया। जैसे मोहन पढ़कर खेलने गया, तो पढ़कर एक क्रिया हो गई, और खेलने, खेलना भी एक क्रिया हो गई ना, खेलने गया। तो जब एक क्रिया की समाप्ति के तुरंत बाद दूसरी क्रिया का शुभारंभ हो जाएगा तो पहली वाली जो क्रिया है जो पूर्ण हो चुकी है उसके लास्ट में कर प्रत्यय लगेगा। कैसा प्रत्यय लगेगा, कर लिखा हुआ है। जो पहले क्रिया संपन्न हुई है, जो संपन्न पहले हुई है, उसके लास्ट में क्या लगेगा, कर प्रत्यय लगेगा। जैसे मोहन खेलकर पढ़ने गया, मोहन खेलकर पढ़ने गया, तो बेटा खेला पहले उसने और उस क्रिया को समाप्त करा, जो क्रिया समाप्त हो गई उसमें कौन सा प्रत्यय लगा, कर लग गया, खेलकर। अब पढ़ने गया, कहां गया बेटा, पढ़ने, तो पढ़ने की दूसरी क्रिया हो गई। तो हमने आपको क्या बताया, जब एक क्रिया की समाप्ति पर दूसरी क्रिया का शुभारंभ हो जाएगा तो जो क्रिया समाप्त हो चुकी है उसके अंत में हम लोग कर प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे, तो जो क्रिया होगी उसे पूर्ववर्ती क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब पूर्व, पूर्व का मतलब पीछे, पीछे का मतलब पहले, जो पहले संपन्न हुई है। जैसे सीता दवा खाकर बाजार जाएगी, तो बेटा दवा आपको दिख रहा है और खाकर क्या लिखा है बेटा, खाकर, तो खाना यहां पर क्रिया हो गई, उसमें कर प्रत्यय लगा दिया तो मतलब ये पूर्ववर्ती क्रिया हो गई। तो अगर कोई पूछे एक वाक्य दे दे कि इसमें पूर्ववर्ती क्रिया को पहचानिए, तो बहुत आसान है, जिसके लास्ट में कर लगा होगा वो कौन सी क्रिया होगी, पूर्ववर्ती क्रिया। पूर्ववर्ती क्रिया होती क्या है, जब वाक्य में एक क्रिया की समाप्ति होगी और दूसरी क्रिया का शुभारंभ होगा तो पीछे समाप्त हुई क्रिया के अंत में कर प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, ऐसी क्रिया पूर्ववर्ती क्रिया कहलाती है। चलिए अगला है बेटा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है, जब वाक्य में मुख्य ऑब्लिक मूल क्रिया के साथ जो क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, सहायक क्रिया काल बताती है, अभी समझते हैं। काल का मतलब समय के बारे में जानकारी देती है कि क्रिया कब हुई। उदाहरण देखते हैं, सीता पढ़ती है, तो एक छोटी सी बात बताएं, यहां पर पढ़ना क्रिया है कि नहीं है, बिल्कुल क्रिया है। तो पढ़ना जो क्रिया है उस क्रिया का नाम है मुख्य क्रिया। क्या नाम है बेटा, मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया के जस्ट पीछे याद रखिएगा, मुख्य क्रिया के जस्ट पीछे
फिर से सुन लीजिए, मुख्य क्रिया के जस्ट पीछे, मुख्य क्रिया के तुरंत बाद आने वाली जो क्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। जैसे पढ़ना मुख्य क्रिया हो गई और उसके पीछे क्या लिखा हुआ है? तो है क्या हो गया बेटा? सहायक क्रिया। क्या आपको बात समझ में आई? मुख्य क्रिया जो करता करता है क्रिया, उसके जस्ट पीछे, उसके जस्ट पीछे, पीछे का मतलब आगे आने वाला, मेरा तो पीछे होगा, आप इधर देखिए यहां से, उसके जस्ट आगे, उसके जस्ट आगे आपको जो क्रिया लिखी मिलेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? सहायक क्रिया। क्या कहेंगे बेटा? सहायक क्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। मैंने बहाना सोच लिया, मैंने बहाना सोच लिया। तो एक छोटी सी बात बताओ, सोचना यहाँ पर क्रिया हो गई और सोचना के जस्ट आगे आपको क्या दिखा मिल रहा है? लिया। तो इस वाक्य में जो लिया है वो हो गई बेटा सहायक क्रिया। क्या हो गई बेटा? सहायक क्रिया। और सोचना क्या हो गई बेटा? सोचना आप कहेंगे भैया ये है मुख्य क्रिया। कुछ नहीं करेंगे आप, वाक्य में मुख्य क्रिया को ढूंढ लेंगे और जैसे ही मुख्य क्रिया मिलेगी उसके आगे आने वाली क्रिया कौन सी है? सहायक क्रिया। हमने आपको बताया सहायक क्रिया अर्थ को स्पष्ट करती है और काल को भी बताती है। जैसे पीछे देखिए, ये है लिखा है तो है सहायक क्रिया है और ये काल को बताने का काम कर रही है का मतलब हो गया वर्तमान कालिक, था हो जाता तो भूतकालिक, गा गी गे हो जाता तो भविष्यकालिक। काल का मतलब समय, क्रिया किस समय हो रही है उसके बारे में जानकारी देगा। अगला देखो, पिताजी विद्यालय चले गए। तो बेटा चले, चलना, चले जो है वो चलना से मिलकर बना है। तो बेटा ये चलना हो गया मुख्य क्रिया और इसके पीछे जो गए लिखा है वो क्या हो गया? सहायक क्रिया। ठीक उसी प्रकार बेटा खाना, खा, खा, खाना, खाना, खा ले, खा ले, खाना, खाना, खाने को खाना। तो यहां पर खा हो गया मुख्य क्रिया और बेटा जो रहे हो जो आपको लिखा दिख रहा है वो हो गया सहायक क्रिया। अगला, पिताजी अखबार पढ़ चुके हैं। तो बेटा पढ़ना यहाँ मूल क्रिया हो गई। पढ़ना के पीछे जो कुछ भी लिखा है वो किसके अंतर्गत आएगा? सहायक क्रिया के अंतर्गत आएगा। कैसे पहचानेंगे? मुख्य क्रिया के जस्ट आगे आने वाली क्रिया क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है। अगला, कृदंत क्रिया। अगली कौन सी है बेटा? कृदंत क्रिया। जिन धातुओं में कृत प्रत्यय लगाए जाते हैं ऐसी क्रियाएं कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं? कृदंत क्रिया। जिन धातुओं में कौन से प्रत्यय लगते हैं? कृत प्रत्यय। ये क्या होता है अभी समझते हैं। ये तीन प्रकार की होती है ऐसी। पहली वर्तमान कालिक, जब भी कभी वाक्य में आपको लास्ट में ता ती ते, रहा है, रही है, रहे हैं आपको लिखा मिल जाए और पूछा जाए क्रिया का कौन सा स्वरूप है और ऑप्शन में पूछे कृदंत, या फिर पूछ ले निम्नलिखित में से कृदंत क्रिया कौन सी है, तो ता ती ते मिल जाए या फिर रहा है, रही है, रहे हैं मिल जाए, तो ये कौन सी क्रिया के अंतर्गत आता है? वर्तमान कालिक। जैसे मोहन खेलता है, प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से कौन सी कृदंत क्रिया का भेद है? उसी में एक ऑप्शन होगा मोहन खेलता है, तो ता मिल गया आपको लास्ट में ता। तो ता जैसे ही आया तो कृदंत क्रिया आया और कृदंत क्रिया में भी किसकी जानकारी दे रहा है? वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया। अगर बेटा लास्ट में आ या फिर या आ जाए, आ जाए या फिर क्या आ जाए? या प्रत्यय आ जाए तो ये भूतकालिक हो जाती है। जैसे मोहन गया, मोहन गया, तो आप देखो यहां पर आपको लास्ट में या दिख रहा है और जैसे ही या दिख जाए या फिर आ दिख जाए कौन सी क्रिया हो जाएगी? भूतकालिक कृदंत क्रिया। अगला है भविष्यकालिक कृदंत क्रिया। भविष्य कालिक कृदंत क्रिया जिसमें आपको अंत में गा गी गे प्रत्यय मिल जाएगा, ऐसी क्रिया भविष्य कालिक कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन विद्यालय जाएगा, गा आपको लास्ट में गा मिल गया, जैसे ही गा मिल जाए आप तुरंत कह दीजिएगा ये कृदंत क्रिया के अंतर्गत भविष्यकालिक कृदंत क्रिया का उदाहरण है। जैसे लिखा है मोहन पढ़ता है, तो ता है बेटा, ता है, ता मिल गया आपको तो वर्तमान कालिक। दौड़ रही है, तो बेटा दौड़ तो क्रिया हो गई और रही देखो आपको लास्ट में दिख रहा है तो बेटा ये रही हो गई कृदंत क्रिया। फिर हमने आपको बताया लास्ट में या दिख जाए, तो देखो या दिख गया। लिख प्लस बड़ा लिखा है बेटा, ये जो लिखा हुआ है लिखा, तो लिख को अगर आप विखंडित करेंगे तो लिख प्लस बड़ा, तो लास्ट में क्या मिल गया? बड़ा। तो भी कौन सी क्रिया हो गई बेटा? कृदंत क्रिया। प्रतियोगिता देगा, लास्ट में गा मिल गया बेटा, फिर लास्ट में गी मिल गया। तो जब भी आपको गा गी गे मिल जाए, ता ती ते, रहा है, रही है, रहे हैं, बड़ा या फिर या मिल जाए, तो ये सारी कृदंत क्रिया के अंतर्गत आती है। अगली है बेटा सजाती क्रिया।
जब वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु से निर्मित हो तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? सजातीय क्रिया। जैसे ध्यान से देखो, मोहन ने लड़ाई, मोहन ने लड़ाई, ये लड़ाई कर्म है बेटा, लड़ाई क्या है? कर्म। मोहन ने क्या लड़ी? उत्तर मिल गया, मोहन ने लड़ाई लड़ी। तो लड़ाई कर्म है, और देखो कर्म से ही क्रिया बनी है, लड़ाई से लड़ निकाल लिया, लड़ी बना दिया। मोहन ने लड़ाई लड़ी। सीता ने पढ़ाई, पढ़ाई कर्म है बेटा, पढ़ी, पढ़ी यहां पर क्रिया हो गया। तो पढ़ से आपको कर्म भी बना दिख रहा है और पढ़ से क्रिया भी बनी दिख रही है। तो जब क्रिया और कर्म एक ही धातु से निर्मित होते हैं, एक ही जाति के होते हैं, एक ही जैसे दिखते हैं, एक ही रूप में होते हैं, ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? सजातीय क्रियाएं कहलाती हैं। अगला है बेटा मिश्र क्रिया। मिश्र क्रिया क्या होती है बेटा? तो संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। क्या बोला हमने बेटा? संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण से निर्मित क्रियाएं क्या कहलाती हैं? संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण से निर्मित क्रियाएं क्या कहलाती हैं? मिश्र क्रियाएं। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप यहां पर देख लें, मिश्र क्रियाएं, मिश्र क्रियाएं। मिश्र क्रियाएं क्या होती हैं? तो संज्ञा, क्या बोला बेटा? संज्ञा, विशेषण, विशेषण और क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण, इन तीन से निर्मित क्रियाएं क्या कहलाती हैं बेटा? मिश्र क्रियाएं कहलाती हैं। संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण से निर्मित क्रियाएं क्या कहलाती हैं? मिश्र क्रिया। देखते हैं, याद, संज्ञा है बेटा, आना जोड़ दिया तो बन गया याद आना, तो ये हो गई मिश्र क्रिया। फिर गोली, फिर क्रिया जोड़ दी मारना, तो बन गया गोली मारना, ये भी मिश्र क्रिया है। तो संज्ञा से निर्मित क्रियाएं क्या कहलाती हैं? मिश्र क्रिया। अब विशेषण से निर्मित देखते हैं, सुंदर विशेषण है, दिखना क्रिया है, बनने वाली क्रिया सुंदर दिखना, ये क्या हो गया बेटा? ये भी हमारा हो गया मिश्र क्रिया। अगला अच्छा, अगर अच्छा की बात करें तो ये भी बेटा आपको क्या है? विशेषण। और लगना, ये भी बेटा क्रिया है, तो बन गया अच्छा लगना, तो ये विशेषण से हो गया। अब क्रिया विशेषण, ऊपर रखना, रखना क्रिया हो गई, ऊपर क्रिया विशेषण, ऊपर रखना बन गया, तो ऐसी क्रिया को मिश्र क्रिया कह दिया। भीतर करना, भीतर बेटा क्रिया विशेषण है, करना क्रिया हो गई, बनने वाली क्रिया क्या कहलाएगी? मिश्र क्रिया के अंतर्गत रखी जाएगी। तो मिश्र क्रिया क्या होती है? संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण से निर्मित जो क्रियाएं होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मिश्र क्रिया। अगला है अनुकरणात्मक क्रिया। ध्वनियों से निर्मित, ध्वनियां, जो ध्वनियां निकल रही हैं उनसे निर्मित क्रियाएं क्या कहलाएंगी? अनुकरणात्मक क्रियाएं। जैसे झनझन, जैसे आप किसी चीज को बजाएंगे तो ध्वनि निकलेगी झनझन, तो झनझन से बनेगा झंझनाहट। थप थप, थप थप से बनेगा थपथपाहट। जब थप थप करते हैं किसी चीज पर तो ध्वनि निकलती है, वो जो ध्वनि निकल रही है थप थप की, उसी से जब हम क्रिया बना देते हैं तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? अनुकरणात्मक क्रियाएं। जिसमें का उदाहरण झंझन से झंझनाहट और थप थप से थपथपाहट आपने देखा। अगला देखते हैं बेटा अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया क्या बोलते हैं बेटा? अपूर्ण क्रिया, जो क्रियाएं पूर्ण अर्थ नहीं देती हैं। बेटा ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। ये हम लोगों ने 10वें नंबर का देखा था, अब 12वीं देखते हैं हम लोग। पूरी अच्छे तरीके से आप लोग लिखते चलेंगे। अपूर्ण क्रियाएं, अपूर्ण क्रियाएं, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो क्रियाएं पूर्ण अर्थ नहीं देती हैं, जो क्रियाएं पूर्ण अर्थ नहीं देती हैं, जो क्रियाएं पूर्ण अर्थ नहीं देती हैं क्या कहलाती हैं? अपूर्ण क्रियाएं कहलाती हैं। अभी समझ में आएगा उदाहरण से। अपूर्ण क्रियाएं के दो भेद होते हैं, पहला होता है अपूर्ण सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक, और दूसरा होगा अपूर्ण अकर्मक। पहला होगा अपूर्ण सकर्मक और दूसरा कौन सा होगा? अपूर्ण अकर्मक। तो जो क्रियाएं पूर्ण अर्थ नहीं देती हैं क्या कहलाती हैं बेटा? अपूर्ण क्रियाएं कहलाती है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा बेटा। जैसा लिखा है अपूर्ण सकर्मक, कर्म होने पर भी पूर्ण अर्थ नहीं देती हैं, कर्म होने पर भी पूर्ण अर्थ नहीं देती हैं। अपूर्ण सकर्मक में क्या लिखेंगे बेटा? कर्म होने पर भी पूर्ण अर्थ नहीं देती हैं।
कर्म होने पर भी पूर्ण अर्थ नहीं देती हैं। ठीक है, ध्यान से उदाहरण देखते हैं। मैं आपको समझता हूं। मैं आपको समझता हूं। क्या लिखा है बेटा? मैं आपको समझता हूं। क्या समझते हो? मूर्ख समझते हो, बुद्धिमान समझते हो, चालाक समझते हो? समझना अगर हम लोग यहां देखें तो समझना किसके अंतर्गत आएगा? सॉरी, समझना सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। और यहां पर सॉरी, यहां पर स्पष्टता ही नहीं हो पा रही है कि आप हमें क्या समझते हो। ध्यान से समझिएगा, समझना यहां पर सकर्मक क्रिया है और सकर्मक क्रिया यहां पर मौजूद होने के बावजूद भी हम यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि सामने वाला हमें क्या समझता है, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब जैसे क्या समझते हो, अभी हम इसी वाक्य को लिख दें, मैं आपको चालाक समझता हूं। मैं आपको चालाक समझता हूं, तो ये वाक्य में पूर्ण सकर्मक क्रिया है। समझना यहां पर सकर्मक क्रिया है और चालाक यहां पर आपको कर्म दिख गया। प्रश्न करके देख ले, मैं आपको क्या समझता हूं? तो चालाक समझते हो, तो उत्तर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जब उत्तर मिल रहा है तो कर्म है और कर्म का अर्थ भी है। यहां पर भी आप देखें, सकर्मक क्रिया समझना तो प्रयोग किया गया है, पर यह उत्तर नहीं मिल पा रहा है कि क्या समझा जाता है सामने वाले को। तो जब भी वाक्य में सकर्मक क्रिया प्रयोग होने के बावजूद भी अर्थ ना मिले, स्पष्टता ना हो, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अगला आएगा बेटा अपूर्ण अकर्मक क्रिया। जब वाक्य में कर्म ना हो, जब वाक्य में कर्म ना हो या वाक्य में जो क्रिया का प्रयोग किया गया हो वो अकर्मक हो। कैसी क्रिया का प्रयोग किया गया हो? अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया हो। जब वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया हो और अर्थ ना मिले, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब उदाहरण देख लेते हैं बेटा। मैं हूं, या फिर दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसा कि आपको लिख रहा है, मोहन है। मोहन है, मोहन क्या है? तो वाक्य में जब आप देखेंगे मोहन क्या है, तो बेटा ये जो है यहाँ पर, ये अपूर्ण क्रिया है। कैसी है? अपूर्ण, और वो भी अकर्मक है। अब इसका आप कहें कि भैया पूर्ण अकर्मक क्रिया बताओ, तो हमने लिख दिया मोहन वीर है। मोहन क्या है बेटा? वीर है। तो यहाँ पर जो वीर है वो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो ये था हम लोगों ने बेटा जो अंतिम देखा, अपूर्ण क्रिया, मिश्र क्रिया। ये थे बेटा क्रिया के 12 प्रकार या 12 भेद संरचना के आधार पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस क्लास से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे, मैं आपको सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। अगली क्लास में प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।